हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइट स्टडी। ओके। ये वीडियो जो हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 3 है, BSOC 134। इसमें जो है पिछले वीडियो में हमने गुणात्मक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान पढ़ा था, जो कि प्रक्रिया के आधार पर थे। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं परिणाम के आधार पर जो अनुसंधान होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। परिणाम के आधार पर जो अनुसंधान होते हैं वो होते हैं मौलिक अनुसंधान और व्यवहारात्मक अनुसंधान। अब ये होते क्या हैं ये देख लेते हैं। मौलिक अनुसंधान क्या होते हैं? मौलिक अनुसंधान या मूल अनुसंधान या फिर मूलभूत अनुसंधान, कुछ भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ये होते क्या हैं। जब व्यक्ति या शोधकर्ता व्यक्तिगत जिज्ञासा को शांत करने के लिए कोई खोज करता है जिसमें खुद का बौद्धिक प्रश्न हो, वह मौलिक अनुसंधान कहलाता है। जब व्यक्ति जो है अपनी खुद की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जब कोई खोज करता है तो वो क्या कहलाता है? मौलिक अनुसंधान। उदाहरण के लिए न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज। देखिएगा, न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, ये हम सभी जानते हैं। और वो कैसे की थी कि जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब गिरा था उनके ऊपर आकर, तो उनके ऊपर जब वो सेब गिरा था तो उनके अंदर ये जिज्ञासा हुई थी जानने की कि ये जो सेब है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो ये उनकी जो ये जिज्ञासा थी, ये जो थी उनकी व्यक्तिगत जिज्ञासा थी, उनकी खुद की सोच थी। उन्होंने किसी समाज से, मतलब किसी समाज में किसी और मुद्दे से उठाकर इस सोच को नहीं लिया था, ये उनकी व्यक्तिगत थी। तो जिसके कारण ही उन्होंने इस पर रिसर्च करा था। रिसर्च करने के बाद जो है, जब ये खोज की गई इसकी, उसके बाद ये दुनिया को ग्रेविटी के सिद्धांत के रूप में, इनके नियमों के रूप में दुनिया को मिला। तो जब ये खोज की गई थी, जब किस तरह से, किस आधार पर की गई थी, क्योंकि इनकी व्यक्तिगत खोज थी, इनका इंटरेस्ट था जानने के लिए। इनके दिमाग में वो प्रश्न आया था, वो क्वेश्चन आया था कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। इसी आधार पर इन्होंने रिसर्च करी। रिसर्च करके जो है इन्होंने ग्रेविटी की खोज की, ठीक है। और इसी के अंतर्गत उदाहरण के साथ देखते हैं, जब हम नई नई खोज करते हैं, जैसे कि ब्लैक होल, और जितने भी नए नए इन्वेंशन वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? मौलिक अनुसंधान के अंदर आते हैं। देखिएगा, एक बार और बता दूं मैं, जब व्यक्ति या शोधकर्ता व्यक्तिगत जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उसके खुद के मन में जो आए सवाल हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए, उनका जवाब ढूंढने के लिए कोई रिसर्च करता है, तो जो है वो क्या कहलाता है? मौलिक अनुसंधान कहलाता है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं में ये खुद की जिज्ञासा को शांत करने के लिए होता है, इसकी विशेषता है ये, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, ये नए सिद्धांतों तथा नए नियमों की खोज करता है। ओके, इसमें जो है नए नए सिद्धांत मिलते हैं और नए नए नियम मिलते हैं, जैसे कि ग्रेविटी के जो नियम हैं, लॉ मिले हैं हमें, इसी तरह से। और इसमें जो है व्यक्तिगत हितों का वास रहता है, मतलब इसमें जो है व्यक्तिगत हितों, ये जो है व्यक्ति की खुद की सोच से निकले होते हैं। जब जैसे कि व्यक्ति की खुद की सोच पर आधारित होते हैं, उनके दिमाग से निकले हुए प्रश्नों पर आधारित होते हैं, क्वेश्चनों पर आधारित होते हैं, जिसके आधार पर वो रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मौलिक अनुसंधान होते क्या हैं। और इसी के साथ ही अब व्यवहारात्मक अनुसंधान देखते हैं। व्यवहारात्मक अनुसंधान, इस अनुसंधान में शोधकर्ता शोध करते समय सामाजिक हितों को ध्यान में रखता है। उदाहरण के लिए कोरोना वैक्सीन। देखिएगा, इसमें जो है, इसमें मौलिक अनुसंधान में जो है, इसमें व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखता है, और इसमें व्यवहारात्मक में सामाजिक हितों को ध्यान में रखता है कि जो समाज, वो जो अनुसंधान या खोज कर रहा है, उससे जो है समाज को वो पहले ही सोच लेता है, इसको जो है, इससे जो है समाज को फ़ायदा होगा, इसलिए मैं जो है इसकी खोज कर रहा हूँ या फिर इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। और वो उदाहरण के लिए कोरोना वैक्सीन जैसे जो महामारी आई थी, ये एक समस्या थी, वैश्विक समस्या थी। तो इसकी समस्या का समाधान करने के लिए जो दवाई बनाने के लिए जो खोज की है उन्होंने, उसमें जो है जब वो खोज कर रहे थे साइंटिस्ट, उनके दिमाग में सामाजिक हित था कि लोगों के कल्याण के लिए इसको जो है बनाया जा रहा है, इसको जो है इन्वेंशन किया जा रहा है इसका। तो ये इस तरह का सामाजिक हित हो गया। और इसी तरह से जो है अपने देश की सुरक्षा के लिए मिसाइल बनाना, जो साइंटिस्ट वगैरह जो मिसाइल वगैरह बनाते हैं, ये भी तो एक खोज है। जब ये नई नई चीज़ों का, नए नए वेपन्स का खोज करते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, तो ये जो है व्यवहारात्मक अनुसंधान के अंदर में आता है। देखिएगा, ये जो है जब मौलिक अनुसंधान होता है, एक मौलिक अनुसंधान व्यवहारात्मक अनुसंधान में किस तरह से आता है। सबसे पहले तो जब ये व्यक्तिगत सोच से निकलता है, देखिए जैसे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल था, मतलब ये न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज करी थी। ये जब जिन्होंने खोज करी थी,
ये खोज करने के लिए तैयार हुए थे, मतलब जब तक ये जो इनकी व्यक्तिगत जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक की गई एक खोज थी, जब तक ये जो है मौलिक अनुसंधान था। और जब इन्होंने यही ग्रेविटी का सिद्धांत जो है इसका समाजीकरण करा, लोगों को दे दिया, इसका मतलब समाजीकरण करा इसका, इसके जो है लॉ और सिद्धांत वगैरह जो है वो पब्लिश किए, तो ये जो है फिर व्यवहारात्मक बन गया। ठीक है, क्योंकि पहले तो ये व्यक्तिगत था और ये जो है फिर व्यवहारात्मक बन गया। अब इसमें और देखते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ है शायद। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी व्यवहारात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। ठीक है, यह मौलिक अनुसंधान के निष्कर्षों को खुद में सम्मिलित करता है। देखो, मैंने वो बताया था ना कि किस तरह से पहले जो है एक व्यक्तिगत सोच होती है ये, उसके बाद में जो है जब ये उसकी सोच का, उसका जो इन्वेंशन है उसका समाजीकरण हो जाता है, जब वो दुनिया के सामने रखता है, तब ये जो है खुद ब खुद किस में बदल जाता है, व्यवहारात्मक अनुसंधान में बदल जाता है। देखिए, पहले तो ये होता है मौलिक अनुसंधान, क्योंकि ये व्यक्तिगत सोच से उभरा होता है। पर जब ये पब्लिक हो जाता है, पब्लिश हो जाता है, जब ये दुनिया को मिल जाता है, जैसे कि कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई मिसाइल बनाई या फिर कोई ऐसा ड्रोन बनाया, तो ड्रोन जब वो बना रहा था तो वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बना रहा था, उसका इन्वेंशन कर रहा था। जब उसका पूरा सक्सेस हो गया, फिर उसने जो सोचा कि मैं इसको आर्मी को भी दूंगा। जब उन्हें आर्मी को दिया वो ड्रोन अपना, तो ये जो है खुद ब खुद काय में बदल दिया, कन्वर्ट हो गया, ये व्यवहारात्मक अनुसंधान में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसलिए ये कहा गया इसकी विशेषता है ये मौलिक अनुसंधानों के निष्कर्षों को खुद में सम्मिलित करती है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर इसका शोध किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है सामाजिक हितों का ध्यान में रखकर इसका शोध किया जाता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये जो इसका मतलब ये नहीं कि अभी 2 ही क्वेश्चन हुए। इससे जो पिछला क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसमें जो है अनुसंधान के प्रकार भी हैं और उसकी विशेषताएँ भी हैं, उद्देश्य भी हैं। तो इसमें से ही कम से कम 6-7 क्वेश्चन उसमें से ही बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये मत सोचना कि अभी 2 ही क्वेश्चन हुए हैं। पिछला जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे अनुसंधान के प्रकार, या फिर मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है, या फिर गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है, या फिर ऐतिहासिक पूछ ले, या फिर क्रियात्मक पूछ ले, या फिर उनकी विशेषताएं पूछ ले, या उद्देश्य पूछ ले। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 डाल रखा है मैंने, सीरीज़ के हिसाब से डाल रखा है, क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के हिसाब से। तो अब ये मत सोचना कि अभी 2 ही क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन हो चुके हैं बहुत सारे। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अनुसंधान के चरणों को स्पष्ट करें या समझाएं। देखो, ये जो है क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। या तो ये पूछ ले अनुसंधान के चरणों को स्पष्ट करें, या फिर ये पूछ ले अनुसंधान की सोपानिक प्रक्रिया क्या होती है, मतलब क्या उसको लिखना है सोपानिक प्रक्रिया को। सोपानिक मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और या फिर ये पूछ लें शोध के क्रमबद्ध कार्य करने की विधि को दर्शाएं या फिर बताएं, मतलब किस तरह से वो काम करती है। तो देख लेते हैं, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो आपका जो आंसर होएगा वो यही होएगा। तो आंसर देख लेते हैं। शोध एक प्रक्रिया है जो कई चरणों से होकर गुजरती है। शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण ये हैं, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है समस्या का चयन करना। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया मोटे तौर पर कि समस्या का समाधान करना ही शोध कहलाता है। मोटे तौर पर समस्या का समाधान करना ही शोध कहलाता है। तो जब हम अनुसंधान वो करने के लिए चल जाते हैं, तो पहले जो है हमें समस्या, जो कारण है अनुसंधान कर क्यों रहे हैं, उसको जो है समस्या के रूप में देखते हैं और समस्या का चयन करते हैं। ठीक है, तो पहले जो है समस्या का चयन करते हैं। फिर दूसरा स्टेप है साहित्य सर्वेक्षण। साहित्य सर्वेक्षण में क्या होता है, समस्या से जुड़े जो भी हमारी समस्या है, जो पहले नंबर 1 में पहले पॉइंट में जो समस्या है, इससे जुड़े जितने भी साहित्य या किताबें हैं उनको पढ़ना होता है, मतलब पढ़कर नॉलेज जो है इकट्ठा करनी होती है। तो फिर नेक्स्ट में देख लें परिकल्पना करना। परिकल्पना मतलब मोटे तौर पर आपको बता दूंगा, परिकल्पना क्या होता है, शोध के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए कोई योजना बनाना, अपने माइंड में कोई योजना बनाना कि उसके जो कार्य जो है इस तरह से निर्धारित होंगे और इस तरह से इसका परिणाम निकलेगा, अपने मन में ही, अपने दिमाग में ही बनाना। ठीक है, और तीसरा देख लेते हैं रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा मतलब नियमबद्ध व योजनाबद्ध तरीके से एक खाका तैयार करना, या स्ट्रक्चर या डिज़ाइन, मतलब जो भी हम
अनुसंधान कर रहे हैं उसका जो है डिज़ाइन या स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां, आंकड़ों को एकीकृत करना। एकीकृत मतलब समस्या से जुड़े सभी दस्तावेज़ों को इकट्ठा करना, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह व दस्तावेज वगैरह हैं उस शोध से जुड़े, जिसकी हम शोध मतलब अनुसंधान करने वाले हैं, उससे जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं उनको इकट्ठा करना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पॉइंट नंबर 6, विश्लेषण करना। फिर जो है उनका जो है विश्लेषण करना, अभी तक जितने भी आंकड़े या दस्तावेज मिले हैं उनका जो है विश्लेषण करना। ठीक है, विश्लेषण मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जांच पड़ताल करना, उनकी जांच करना कि वो किस तरह सच भी हैं या झूठ है। तो देख लेते हैं परिकल्पना का परीक्षण करना। देखो पॉइंट नंबर 3 पे जो हमने परिकल्पना की थी, योजना बनाई थी, फिर उसके बाद में विश्लेषण के बाद में हमें ये देखना होता है कि परीक्षण करने से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमने जो परिकल्पना बनाई थी वो सही है या गलत है। फिर उसके बाद में जो है नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तथ्यों का सामान्यकरण करना, यानी अपनी खोज को समाज में या दुनिया के सामने पेश करना। ये जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे अनुसंधान। पहले अब एक बार और रिकैप कर लेते हैं। पहले क्या था, पहले समस्या का चयन करना, दूसरे में साहित्य सर्वेक्षण जिसमें उसमें साहित्य या किताबों को पढ़ना होता है, तीसरे में परिकल्पना करनी होती है, चौथे में जो है रूपरेखा तैयार करनी होती है, पांचवें में आंकड़ों को एकत्रित करना होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह दस्तावेज वगैरह है उनको इकट्ठा करना होता है, और फिर छठे में जो है उनका विश्लेषण करना होता है, और सातवें में जो है परिकल्पना का परीक्षण करना होता है। जो भी हमने परिकल्पना बनाई थी उसका परीक्षण करना होता है, जांच करनी होती है कि ये जो है ये सही बैठ भी रही है या नहीं बैठ रही। फिर उसके बाद में जो उससे जुड़े तथ्य हैं उनका जो है सामान्यकरण कर जाएगा। सामान्यकरण मतलब वो पब्लिकेशन मतलब पब्लिश कर दिया जाता है, दुनिया के सामने ला दिया जाता है अपनी खोज को, एक खोज के रूप में पेश होता है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है प्रत्यक्षवाद या प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। या तो ये पूछ ले प्रत्यक्षवाद क्या होता है, या फिर ये पूछ ले प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, या फिर इससे अलग ये पूछ ले वैज्ञानिक विधि क्या होती है। अगर जो ये भी ना पूछे तो इससे अलग या फिर ये पूछ ले वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है। इन तीनों का आंसर जो है वो एक ही है। ठीक है, एक में ही जो है मैंने बताने की कोशिश करी है, मतलब एक ही होता है पर इनका तीनों का मतलब। तो आप कंफ्यूज मत होना, कोई भी इसमें से एग्ज़ाम में दिखे आपको तो आप यही करके आना। ठीक है, या तो वो प्रत्यक्षवाद पूछ ले, या फिर प्रत्यक्ष विधि पूछ ले, या फिर वैज्ञानिक विधि पूछ ले, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूछ ले। ठीक है, तो उसका मतलब यही है। आंसर देख लेते हैं। आंसर में है जब व्यक्ति अपने आसपास की चीज़ों या किसी भी वस्तु का तार्किक, बौद्धिक तथा वस्तुनिष्ठ आधार पर आंकलन करता है या विश्लेषण करता है, तब यह वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक दृष्टिकोण या प्रत्यक्षवाद कहलाता है। इसमें किसी वस्तु या घटना को स्पष्ट रूप से दिया जाता है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने आसपास की घटना का या फिर चीज़ों का आंकलन करता है, मतलब उसका परीक्षण करता है, उसका अध्ययन करता है, तो वो किस आधार पर होना चाहिए, वो वस्तुनिष्ठ आधार पर होना चाहिए, वो तार्किक आधार पर होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ मतलब जैसी चीज़ है उसको वैसे ही बताना चाहिए, ये होती है वैज्ञानिक विधि। और इसके साथ ही तार्किक मतलब होता है लॉजिक, मतलब उसमें कोई वजह होना चाहिए, उसकी चीज़ की होने की वजह। इस तरह से हम किसी चीज़ का वस्तु का या घटना का परीक्षण करते हैं। जब उस दौरान हमें किन किन चीज़ों को अपनाना चाहिए उसको बता रहा है। एक बार फिर देख लेंगे। जब व्यक्ति अपने आसपास की चीज़ों का या फिर किसी वस्तु या घटना का तार्किक, बौद्धिक तथा वस्तुनिष्ठ आधार पर आंकलन करता है या विश्लेषण करता है, मतलब उसका वही अध्ययन करता है, तब ये वैज्ञानिक विधि कहलाती है। मतलब जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं किसी वस्तु का या घटना का, उसमें जो है तर्क होना चाहिए। बौद्धिक माने दिमाग से सोचा समझा अच्छे से। और वस्तुनिष्ठ मतलब जो चीज़ जैसे है वैसी ही बताई जाए, इस आधार पर आंकलन करता है, ये वैज्ञानिक विधि होती है। और इसमें जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। इसमें जो है किसी वस्तु या घटना को स्पष्ट रूप दिया जाता है, मतलब स्पष्ट रूप दिया जाता है। इसमें जो है भ्रम जो है इससे अलग कर दिया जाता है, भ्रम जो है इसमें होता नहीं है। और इसमें जो है जो अंधविश्वास होता है उसको भी दूर रखा जाता है इसमें। और इसमें जो है कोई भी चीज़ काल्पनिक नहीं होती है, ऐसा नहीं, ना इसमें काल्पनिक होती है ना अंधविश्वास होता है। और जो भी हम वो वैज्ञानिक जो है
अपनी बात कहेगा या फिर विचारक जो है अपनी बात कहेगा, वो फैक्टों के आधार पर होगी, तथ्यों के आधार पर होगी और सीधी और सटीक होगी। वो होती है वैज्ञानिक विधि या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर प्रत्यक्षवाद। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के या वैज्ञानिक विधि के थ्रू जो होता है उसी को बोलते हैं प्रत्यक्षवाद। तो इन तीनों का आंसर यही है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे अलग और जो है एक और वीडियो अभी आएगी थोड़ी देर बाद में, तो आप वेट करिएगा। क्वेश्चन जो है मैं लाता रहूँगा। ओके।